ऋषिकेश से खबर है जहां पर लक्ष्मण झूला इलाके में मस्तराम घाट पर एक युवक डूब गया है। एसडीआरएफ ने देर शाम तक बचाव अभियान चलाया, लेकिन अंधेरा होने के चलते लड़के का कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस के मुताबिक 20 साल का कुणाल वर्मा चंडीगढ़ का रहने वाला है और अपने दोस्तों के साथ में ऋषिकेश घूमने आया था। इस दौरान वो नहाने के दौरान गंगा की तेज धारा में बह गया। रामनगर से खबर है जहां पर मालधन चोड़ रोड पर एक युवक की बुरी तरह से पिटाई की गई है। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में पीएनजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार की पिटाई का बताया जा रहा है। वीडियो में नाराज लोगों ने किसी लड़की को मैसेज किए जाने की बात की है और इसी बात पर कृष्ण कुमार की जमकर पिटाई की गई। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र राज्य की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा के साथ में खत्म हो गया। लेकिन सेशन की शुरुआत से लेकर अंत तक जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो था मूल निवास, स्थायी राजधानी और डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अवैध रूप से अतिक्रमण, अवैध रूप से कब्जे, अवैध रूप से नीली चादर, हरी चादर, पीली चादर डालकर सरकारी जमीनों को कब्जाना, मैं समझता हूँ पक्ष वाले भी कहेंगे खराब है, तो विपक्ष वाले भी उसको हाँ नहीं कहेंगे। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड विधानसभा के आखिरी दिन की, जहां डेमोग्राफी चेंज पर सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। प्रीतम सिंह का आरोप था सरकार डेमोग्राफी चेंज के नाम पर एक वर्ग विशेष को निशाना बना रही है। संविधान हर नागरिक को देश में कहीं भी बसने रहने की आजादी देता है। प्रीतम सिंह ने कहा कि भू कानून को लचीला बनाकर बीजेपी सरकार ने खुद बाहरी लोगों को बसने का रास्ता खोला है। समाप्त करिए अब। वहीं बीएसपी विधायक ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा 500 से ज्यादा मजारे तोड़कर 9000 एकड़ जमीन मुक्त कराने का दावा महज दिखावा है। अब तक इन्होंने 557 मजार तोड़े हैं। कह रहे हैं कि हमने 9000 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई है। मेरी आपके माध्यम से भी मांग है कि जो भूमिहीन लोग हैं उत्तराखंड के, क्या सरकार उनके पट्टे काटेगी, पट्टे आवंटन करेगी उस 9000 एकड़ में, और वो 9000 एकड़ की लिस्ट भी देनी चाहिए कहाँ कहाँ कब्जा मुक्त कराई है। ये सरकार सगुफों की सरकार है, सगुफों के सिवाय इसके पास कुछ नहीं। मैंने कहा अगर कोई अवैध रूप से रह रहा है निकालो ना, आप किसने मना करा? सरकार में आप हो और वहाँ सदन के अंदर जो है क्या नाम अनर्गल बातें कर रहे। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को राज्य की जनसांख्यिकी का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कहीं भी जाकर बसने की आजादी का ये मतलब नहीं कि उत्तराखंड के दरवाजे बाहरी घुसपैठ के लिए खोल दिए जाएं। ये जो सब बातें कर रहे हैं हम, ये उत्तराखंडियों के लिए कर रहे हैं ना। तो उत्तराखंडी मतलब मैदान पहाड़ के सब उत्तराखंडी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम उस नाम पर पूरे बिजनौर का ठेका ले लें, उस नाम पर हम पूरे सहारनपुर का ठेका ले लें, पूरा मुरादाबाद का हम ठेका ले लें, पूरा मेरठ मुजफ्फरनगर का ठेका ले लें। धर्मशाला थोड़ा ना चला रहे, तो फिर हम जोर दे करके कह रहे हैं इसको, इसमें दब करके या जवान दबा करके करने की बात करने की जरूरत है। कोई ऐसा नहीं किसी का क्या? ये स्पष्ट है हमारे सोच में कि हम यहाँ के मौलिक कैरेक्टर को नहीं बदलने देंगे। 3 दिन के सेशन में पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं और भविष्य की आवश्यकताओं पर बात रखी, लेकिन तीनों दिन जो मुद्दे चर्चा का केंद्र बने रहे वो थे मूल निवास, स्थायी राजधानी और डेमोग्राफी चेंज। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।
उत्तराखंड की रजत जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में देश भर के संतों और धर्माचार्यों का आध्यात्मिक संगम हुआ। संत समाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सांस्कृतिक संरक्षण, धार्मिक धरोहरों के विकास और आध्यात्मिक दृष्टि की सराहना करते हुए उन्हें देवभूमि का धर्म संरक्षक बताया। कार्यक्रम में जगतगुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर महाराज, स्वामी अवधेशानंद गिरी, स्वामी चिदानंद सरस्वती, स्वामी रविंद्रपुरी, बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और आचार्य बालकृष्ण जय किशोरी और डॉक्टर कुमार विश्वास सहित अनेक संत उपस्थित रहे। संत समाज ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने हरिद्वार कुंभ 2027 को भव्य, दिव्य और विश्व स्तरीय आयोजन बनाने के लिए सरकार के साथ में मिलकर कार्य करने का संकल्प भी लिया। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री तो सदैव इस धरती से प्रेरणा लेते रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में उन्हीं के प्रिय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एक जीवंत मुख्यमंत्री, एक जागृत मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में आज उत्तराखंड स्वच्छ है, स्वस्थ है, सुरक्षित है, शिक्षित है और समृद्ध है। और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़े ही प्रिय, बुंदेली भी बोलते हैं, अद्भुत हैं। मेल, खेल, रेल सब में प्रगति अद्भुतपूर्व तरीके से बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लैंड जिहाद को जो अच्छे तरीके से उन्होंने दूर किया, ये इसके लिए हम विशेषतया अपनी पीठ से बहुत बहुत शुभकामना दे रहे पूरे उत्तराखंड वासियों को। साधुवाद, प्रसन्न रहो। और जब संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। यहाँ आज सभी संतों के दर्शन यहाँ पर हुए। यूं कहें कि धामी जी का यह निवास धाम बन गया। प्रकृति और संस्कृति आश्रित जो विकास है उसकी आवश्यकता है। उसी क्षेत्र में उन्हीं चीजों को आश्रय बना करके उनको सम्मान देते हुए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप पूरे विश्व में जा सकते हैं पर्यटन के लिए, बड़े बड़े स्थानों पे घूम सकते हैं, परंतु किसी के मन में, पूरे विश्व के लोगों में तीर्थाटन की अवधारणा हो तो उत्तराखंड में, इस पूरे उत्तराखंड में तीर्थों को आश्रय बना करके, तीर्थों को आगे रख करके हम तीर्थाटन के माध्यम से पूरे प्रांत को भ्रमण कर सकते हैं। तो ऐसा प्रांत सिर्फ उत्तराखंड है। तो आप सबको जो नहीं आए हैं उत्तराखंड, उनको उत्तराखंड आना चाहिए, उत्तराखंड की भूमि से जोड़ना चाहिए। और आज उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो जिसके लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व आहूत किया, उन मातृशक्ति को, उन लोगों को भी हम स्मरण करें, याद करें, नमन करें, वंदन करें और उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए अब जो देखने में आता है, जो सड़कों का जाल बिछा है, जो निर्माण प्रकृति के सहकार के साथ हुआ है, ये कभी उत्तराखंड ने नहीं देखा था। ये कभी उत्तराखंड ने नहीं देखा था कि एक टनल में कुछ मजदूर फंस जाएं और मुख्यमंत्री वहीं एक लोहे के डब्बे में अपना डेरा डाल दें और प्रत्येक व्यक्ति को उसी समय पानी पहुंचाएं, उसी समय खाना पहुंचाएं, प्रकाश पहुंचाएं और संकल्पबद्ध होकर प्रकृति माँ की कृपा से उन सबको सकुशल बाहर निकाल कर लाएं। मैं इसके लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में ये प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति करे। उत्तराखंड में काम करने की व्यावहारिक चुनौतियों को लेकर प्रवासी सम्मेलन में गहन मंथन हुआ। देश विदेश में बसे उत्तराखंडी जब अपनी जड़ों से जुड़ने लौटे तो सामने आई कई सच्चाइयां। गांव को गोद लेने के लिए क्या बदला और आगे क्या करना है, इसी पर चर्चा हुई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहाड़ का जीवन पहाड़ सा कठिन है, ये सब जानते हैं, लेकिन इन्हीं पहाड़ों से निकलकर कई लोग आज देश दुनिया में शिखर पर हैं। रजत जयंती समारोह के मौके पर सरकार ने उन्हें अपनी मिट्टी से जुड़ने का मौका दिया। देहरादून में आयोजित हुआ दूसरा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, जिसमें निवेश से लेकर स्थानीय स्तर पर काम के अवसरों पर चर्चा हुई। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ में खेती की चुनौतियों को उठाया। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माना कि चकबंदी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन सरकार इस दिशा में काम कर रही है ताकि पहाड़ में खेती को बढ़ावा मिल सके। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि काम भले ही कहीं हो, लेकिन दिल में उत्तराखंड ही बसता है। इसमें से जो सुझाव आएंगे, उन सुझावों को हम लोग अमल में लाएंगे, सरकार की नीतियों में भी उसको सम्मिलित करेंगे। पिछले वर्ष कुछ लोगों ने अपने पैतृक गाँवों को गोद लेना प्रारंभ किया है, उस काम को और विस्तार देंगे, उसमें और सरलता लाकर
सभी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। सरकार पहले से ही काम कर रही है और ये हमारे यहाँ की एक जटिल समस्या है, हमारे लिए एक चुनौती भी है। उस चुनौती को फेस करते हुए, उसका सामना करते हुए, स्वीकार करते हुए हमारा प्रयास होगा कि हम उस दिशा में काम करें। काम कर रही हैं, वास्तव में उसके लिए तो अभिनंदन ही है, लेकिन इसमें एकदम से तो कनेक्टिविटी हो ही नहीं सकती। धीरे धीरे इसमें कनेक्टिविटी, जैसे आज हमें रजत ऊपर हमें आमंत्रित किया, इस समारोह में हमें बहुत सी चीज़ें सुनने को मिला, देखने को मिला। अपनत्व की एक इस प्रकार की छाप रही कि अपने प्रदेश में आकर के ये बहुत सी चीज़ें हमने इससे सीखी। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत, जो मूलतः पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया और एक गांव को गोद लेने की बात कही और हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने की भी इच्छा जताई। निश्चित रूप से उसमें सहयोग मिलेगा और यहाँ के जो लोग बाहर रह रहे हैं, यदि वो विकास में रुचि लेंगे तो पूरे राज्य के हित में रहेगा। तो बहुत अच्छी पहल है निश्चित रूप से, क्योंकि अभी दूसरा संस्करण ही इसका है। धीरे धीरे करके मुझे विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें और जुड़ पाएंगे, जो किन्हीं कारणों से पहले या दूसरे सम्मेलन में नहीं आ पाए। प्रदेश में संभावनाएं अपार हैं, लेकिन कभी अधिकारियों की तरफ से तो कभी लोगों की इच्छा शक्ति की कमी से विकास की राह में रोड़े अटकते हैं। सम्मेलन में इन मुद्दों पर खुलकर बात हुई। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामलों पर नजर रखने के लिए विजिलेंस विभाग ने इस साल अभी तक करीब 1500 शिकायतें दर्ज की हैं और कुछ मामलों में एक्शन भी हुआ है। वहीं कुछ मामले सरकारी फाइलों में धूल फांक रहे हैं। क्या वजह है, समझते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड गठन के 25 साल के मौके पर राज्य का विजिलेंस विभाग 9 नवंबर तक विशेष जागरूकता अभियान चला रहा है। मकसद है आम लोगों तक संदेश पहुंचे कि भ्रष्टाचारी छोड़े नहीं जाएंगे। राज्य गठन के साथ ही गृह मंत्रालय के अंतर्गत विजिलेंस विभाग का गठन हुआ था। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ 25 सालों में 306 मुकदमे दर्ज भी हुए हैं। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 नंबर जारी किया था, जिस पर कोई भी शिकायत दर्ज कर सकता है। इस नंबर पर करीब 1500 शिकायतें आ गई हैं और एक्शन भी हुआ। रिकॉर्ड बताता है कि कई ऐसे भी मामले हैं जिसमें बड़े अधिकारियों पर एक्शन के लिए सरकार की परमिशन जरूरी है और मामला यहीं पर आकर फंस गया है और अनुमति की फाइलें सचिवालय में धक्के खा रही है। 3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन उन्हें शुरुआत करी। उस पर भी काफ़ी हमारा पास कंप्लेंट्स आ रहे हैं। हम उनको वैधानिक कार्रवाई करते हुए अब तक 17 ट्रैपें कराई गई और उस पर करीब 20 अधिकारी कर्मचारियों ने जेल भेजे। कई बार जो है विजिलेंस की इंक्वायरी के लिए जो है शासन में जाता है, लेकिन कई मामले लंबित हैं, उस पर जो है जांच के आदेश पारित नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते? मैं एक उदाहरण आपसे कहना चाहता हूँ। इस प्रदेश के एक मंत्री के खिलाफ न्यायालय ने इस बात को कहा कि सरकार इजाजत दे मुकदमा चलाने के लिए, क्यों इजाजत नहीं दे रही? अधिकारी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों पर एक्शन बिल्कुल नहीं हुआ हो। इसी साल नैनीताल ट्रेजरी के कोषा अधिकारी दबोचे गए। कुल 17 ट्रैप ऑपरेशन में 20 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और 5 लाख की रिश्वत की रकम बरामद भी हुई है। बहरहाल इन सब आंकड़ों के बीच विजिलेंस की लंबी लकीर खींचना अभी बाकी है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में प्रदेश का पहला ऐसा डॉग शेल्टर बनने जा रहा है जहां पर अग्रेसिव डॉग्स को सजा दी जाएगी। उन्हें खाना पीना तो दिया जाएगा, लेकिन उनकी आजादी छिन जाएगी। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। देहरादून नगर निगम अब उन स्ट्रीट डॉग्स पर लगाम कसने जा रहा है जो शहर में लोगों पर हमला करते हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक हो गया है। नगर निगम ने इसके लिए राज्य का पहला डॉग शेल्टर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। देहरादून के शंकरपुर में बनने वाले इस शेल्टर का काम जल्द शुरू होने जा रहा है।
फीडिंग स्पॉट्स और अब शेल्टर को लेकर भी इन दोनों के अनुपालन के लिए तैयारी की जा रही है और नगर निगम के द्वारा ऑलरेडी फीडिंग स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हुए चिन्हीकरण किया जा चुका है। शेल्टर को लेकर जो अभी निर्देश प्राप्त हुए हैं उस क्रम में भी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और जो पशु चिकित्सा विभाग की टीम है नगर निगम की, वो तुरंत मौके पर आइडेंटिफिकेशन कर रही है कि कितना हमें क्या क्या व्यवस्थाएं देनी होंगी। उन व्यवस्थाओं के अनुरूप इसको जल्दी धरातल पर उतारा जाएगा। यानी अब इंसानों की तरह डॉग्स को भी सजा मिलेगी। डॉग्स इन शेल्टर में रहेंगे जहां भोजन पानी मिलेगा, लेकिन उनकी घूमने फिरने की आज़ादी छिन जाएगी। इन डॉग्स को शेल्टर में तब तक रखा जाएगा जब तक उनका व्यवहार सामान्य नहीं हो जाता। सजा से पहले डॉग की पूरी जांच होगी, बिना जांच के उन्हें नहीं रखा जाएगा। नगर निगम की एक स्पेशल कमेटी डॉग्स के व्यवहार की जांच करेगी और फिर उसकी सिफारिश के बाद डॉग्स को शेल्टर भेजा जाएगा। वही डॉग्स रखने चाहिए जो कि बहुत फेरोशियस हों, बहुत ज़्यादा जो काटने वाले हों, और उसको भी जो हमारी टीम पहले जांचे कि क्या वो वास्तविक में फेरोशियस हैं, क्या वो वास्तविक में पब्लिक प्लेस पे रहने लायक नहीं है। उसके लिए SPCA है, उसके लिए हमारे ब्रीडर्स हैं, उसके लिए हमारी NGOs हैं, उसके लिए हमारे पशुपालन विभाग हैं, हमारा नगर निगम है। सभी लोग संयुक्त रूप से इस पर एक चर्चा करें, हम लोग उस पर किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, तभी वो डॉग शेल्टर भी हमारा अच्छे से वर्कआउट करे। तो अब देहरादून में डॉग्स को भी रूल बुक वाला ट्रीटमेंट मिलने जा रहा है, जहां भौंकने की आज़ादी तो नहीं होगी, लेकिन सुधरने की गारंटी जरूर होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बरतवाल की रिपोर्ट। चलिए देखते हैं पहाड़ टॉप 10। हल्द्वानी में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूर्व सांसद बलराज पासी ने सभी नेताओं से अपने गांव में घर बनाकर रहने की अपील की। जोशीमठ के रविग्राम में आयोजित रामलीला का समापन हो गया है। इस दौरान कलाकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। चमोली डीएम ने नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाटू देवता मंदिर में पूजा अर्चना कर आगामी नंदा देवी राजजात यात्रा के सफल आयोजन की कामना की। विकास नगर में रजो जयंती के मौके पर बीजेपी ने कार्यक्रम किया और राज्य केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हरिद्वार में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का खेल मंत्री रेखा आर्य ने उद्घाटन किया। विकास नगर में 2 नवंबर को हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है और हिस्ट्री शीटर चोर को गिरफ्तार कर लिया। पिथौरागढ़ में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूली छात्रों ने देशभक्ति पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की 25 सालों की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी। चंपावत में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रीठा साहिब का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रकाश पर्व के मौके पर दरबार साहिब में मत्था टेका। रुड़की में बीजेपी ने सम्मेलन किया। इस दौरान सभी से स्वदेशी उत्पाद इस्तेमाल करने की अपील की। आपने शारदीय नवरात्र में रामलीला का मंचन देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कृष्ण लीला, जिसका मंचन कार्तिक के महीने में उत्तरकाशी के भटवाड़ी में किया जा रहा है। रिपोर्ट हमें आपको दिखाते हैं। जमीन पे भूचाल आ जाता है, धरती आकर डगमगा जाता है। पहाड़ों की रामलीला तो वैसे ही मशहूर है, जिसका मंचन शारदीय नवरात्र या कभी कभी उसके बाद भी होता रहा है। लेकिन उत्तरकाशी के भटवाड़ी के क्यार्क गांव में कृष्ण लीला का आयोजन हो रहा है। कार्तिक महीने में होने वाली इस कृष्ण लीला का आयोजन बीते 20 सालों से किया जा रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों से इस कृष्ण लीला में सिर्फ लड़कियां ही पात्र बनती हैं और अभिनय करती हैं। को मार के तंने यह समझ लिया कि मथुरापुरी योद्धाओं से खाली हो गया। इस बार की हो रही कृष्ण लीला में 16 साल की साक्षी रावत भगवान कृष्ण का अभिनय कर रही हैं। बाकी सभी पात्र, जिसमें देवकी, राधा, यशोदा, योग माया का अभिनय भी सिर्फ लड़कियां ही कर रही हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरे को ये अवसर मिला कि मैं कृष्ण का रोल कर सकूं यहाँ पर।
हमारे जो समिति के अध्यक्ष जी हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप कृष्ण का रोल जो यहाँ पे करेंगी कृष्ण लीला में, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मान्यता है कि कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण को काफी प्रिय है। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला, गोवर्धन लीला, गौचारण लीला हुई थी और इसी महीने में दिवाली जैसे बड़ा त्योहार भी आता है। इसीलिए कार्तिक महीने में कृष्ण लीला का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं क्यार्क गांव के लोगों का मानना है कि इस कृष्ण लीला से धार्मिक कार्य के साथ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। आदि कैलाश यात्रा ने बीते सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब आलम यह है कि पहली बार सैलानियों की संख्या 34,000 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में यहां पर आयोजित हाई अल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन ने इस इलाके को नई पहचान दी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये इलाका पर्यटन के नक्शे में तेजी से अपनी जगह बनाएगा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। साल 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी आदि कैलाश पहुंचे थे। इसी के साथ ये इलाका देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चाओं के केंद्र में आया था। आलम यह है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद यहां पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अपर हिमालय में मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत को देखने के लिए साल दर साल सैलानी पहुंच रहे हैं। यात्रा के इतिहास में पहली बार सैलानियों का आंकड़ा 34,000 के पार पहुंचा है। धार्मिक पर्यटन के बतौर स्थापित हो चुके आदि कैलाश को अब साहसिक खेलों का केंद्र बनाने का भी प्लान तैयार हो रहा है, जिसका आगाज अल्ट्रा मैराथन के जरिए हुआ है। 2025 में नवंबर के महीने में लगभग 33,245 लोग आदि कैलाश का विजिट कर चुके हैं और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर पूरे उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन हुआ है तो इन वैलीज में हुआ है। 2022 में आदि कैलाश पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या सिर्फ 1757 थी, जबकि 2023 में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ 10,000 के पास पहुंचा था। पीएम मोदी के दौरे के बाद बीते साल इस आंकड़े में और तेजी से उछाल आया। साल 2024 में यहां पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या 29,000 के पार पहुंची थी, लेकिन इस बार बीते सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। अब तक आदि कैलाश यात्रा में 34,000 से ज्यादा यात्री शामिल हो चुके हैं। सैलानियों की संख्या में आया उछाल बॉर्डर के गाँव को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। ये बात अलग है कि अभी भी इस इलाके को बिजली और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की दरकार है। अदरवाइज वहाँ तक का रूट काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक चीज़ है, आप जब पहुँचते हैं आदि कैलाश, वहाँ का जो नज़ारे हैं, वहाँ की जो खूबसूरती है, वो इतना मन को मोह लेती है कि जितनी भी आपको थकान लगी हो, आप दुनिया के किसी भी कोने से आए हो, आपको बहुत रिलैक्सिंग फील कराएगी। हम होम स्टे संचालन कर रहे हैं तो मतलब अपने जनरेटर के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें हमारे काफ़ी खर्चाई होती है, क्योंकि जनरेटर एक मशीनरी चीज़ है, वो कब खराब हो जाए कोई हमें पता नहीं ऐसे जगहों में। और ऐसे हम स्वास्थ्य की सुविधा है। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क रोड बनने के बाद यहाँ की राह काफ़ी आसान हुई है। यही वजह है कि देश दुनिया के सैलानी भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। अब जरूरत है तो सुविधाओं का वो ढांचा खड़ा करने की जिसकी दरकार पर्यटकों को हमेशा रहती है, ताकि सैलानियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी राहत मिल सके। और आदि कैलाश यात्रा में जिस तरीके से उछाल आ रहा है, उससे निश्चित तौर पर जो बॉर्डर के हमारे गांव है, गुंजी है, कूटी है, नाभी है, वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, आदि कैलाश, पिथौरागढ़। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी जारी है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। पहाड़ों में मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है, जो सही साबित हुआ। वहीं धाम में बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अनुमान जताया गया था कि बर्फबारी होने वाली है, बारिश होगी, और ठीक ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है। ठंड निचले इलाकों में बढ़ गई है। हालांकि जो ऊपरी इलाके हैं, खास करके जो बद्रीनाथ, लोग अभी भी पहुंच रहे हैं, लेकिन अपने साथ गर्म कपड़े लेकर, रेनकोट लेकर लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं।
अब कैमरामैन तमाशे